सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजीग्राम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल डिसीज़ेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मोनरेंस के बारे में, जिसमें आते हैं सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में, मतलब उनकी डिसीज़ेस के बारे में, कौन कौन से कांड वो करते हैं, मतलब कौन कौन सी डिसीज़ेस वो फैलाते हैं। तो इनमें कुछ पर्टिकुलर डिसीज़ेस हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखी हैं एंड इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो उनको तो ज़रूरी कर लेना। बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीज़ेस भी हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा डिसीज़ेस भी हैं जिनके नाम काफ़ी सुने हुए हैं और काफ़ी हार्मफुल भी हैं वो, तो उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, बैक्टीरिया हमने कल समझ लिया, मोनरेंस में बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। अब ये समझना है डिसीज़ क्या होती है, डिसीज़ क्या होगी। अगर हम कहते हैं कि हमें ये डिसीज़ हो गई है तो हमें क्या हो गया है, हम डिसीज़ को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे सिंपल वे में अगर हम बात करें तो डिसीज़ को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर हमारा एक या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गन अगर हमारा फंक्शन नहीं करता प्रॉपरली तो उसको हम डिसीज़ कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में डिसीज़ भी दो तरीके की होती हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन सी होंगी? इन्फेक्शियस डिसीज़ वो वाली डिसीज़ होती हैं जो कि किसी के थ्रू फैल सकती हैं, कम्युनिकेशंस के थ्रू फैल सकती हैं। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन सी होती हैं? जो कम्युनिकेशन से नहीं फैलती हैं। अब इनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कॉमन कोल्ड, ठीक। कॉमन कोल्ड हम लोगों को फैल जाता है बहुत जल्दी। अभी मेरे को कफिंग है, मैं किसी के पास में गया, मैंने कफिंग की, अपने हाथ नहीं वॉश किए और किसी से हाथ मिला लिया तो उसको भी कफिंग हो जाएगी, ठीक है। मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम है जो कि कम्युनिकेबल है, अगर मैंने उसके साथ में हाथ मिलाया तो वो फैल जाएगी, उसको भी, सामने वाले को भी हो जाएगी। बट यही चीज़ अगर हम कैंसर में देखें, अगर किसी को कैंसर है, अगर मैं उसके पास जाके बैठ जाता हूँ तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी कैंसर हो जाएगा। उसके पास बैठने से कैंसर बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है, या उससे हाथ मिलाने से कैंसर नहीं होने वाला। तो ये फ़र्क होता है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में। इन्फेक्शियस डिसीज़ हम लोगों को किसी के थ्रू मिल सकती है, बट इन्फेक्शियस डिसीज़ हम लोगों के कम्युनिकेबल नहीं होती, वो कम्युनिकेबल नहीं होती, वो किसी के कम्युनिकेशन में आने से नहीं फैलती है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, बैक्टीरिया ना बहुत कांड करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इनके कुछ टेस्ट भी होते हैं जिनकी वजह से हम इनको पता कर लेते हैं कि ये डिसीज़ है। अगर तो ये टेस्ट कर लेंगे तो हम पता लग जाएगा कौन सी डिसीज़, मतलब किस बैक्टीरिया से फैली गई है ना। कुछ सिम्टम्स भी होते होंगे इनके, जैसे फीवर में हम लोग कहते हैं कि हमारा माथा गर्म हो रहा है ना, या हम हाथों को चेक करते हैं कि हाथ हमारे गर्म हो रहे हैं। वैसे ही हम लोगों को अगर कफिंग होती है तो खांसी आती है, तो कुछ ना कुछ सिम्टम हर किसी के होते होंगे। इनके एजेंट्स भी होते होंगे, मोड ऑफ ट्रांसपिरेशन भी होते होंगे। तो यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है। बैक्टीरिया मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कल हमने मोनेरेंस पढ़ा था तो उसमें बैक्टीरियाज थे, तो बैक्टीरियाज पढ़ लिया हमने, अब उनकी डिसीजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यार बैक्टीरियल डिसीजेज में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेज जो हैं वो हैं टाइफाइड एंड निमोनिया। टाइफाइड एंड निमोनिया ये दोनों हमारी एनसीईआरटी में भी दे रखी हैं। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये फालतू है पढ़ा रहा हूँ, ये भी आएंगे एग्जाम की, नीट एग्जाम में। बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड एंड निमोनिया, ठीक है, एनसीईआरटी में दी हुई हैं ये। उसके बाद हमारा आता है ट्यूबरक्लोसिस, उसके बाद है कॉलरा, टिटनेस एंड प्लाग। प्लाग यार देखो ह्यूमन डिसीज़ नहीं थी, ये रोडेंट थी, रोडेंट डिसीज़ थी, मतलब रैट्स की डिसीज़ थी, बट वो समहाउ कैसे भी करके ह्यूमंस में आ गई है, ठीक है। बट हम लोगों को झेलना पड़ेगा, हर चीज़ झेलती हैं हम लोग। अब बात करते हैं यार इन डिसीज़ेस के बारे में, एक एक डिसीज़ेस को पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है इनमें। उसके बाद इसका एजेंट कौन है, उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है, उसके बाद में इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेम की अगर हम बात करें, पहला होता है हमारा टाइफी, ठीक है, टाइफाइड, जो कि हमारा साल्मोनेला टाइफी से होता है। इसका जो टेस्ट है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमें टाइफाइड हुआ है या नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, वाइडल टेस्ट, ठीक है। विडाल टेस्ट या वाइडल टेस्ट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, विडाल टेस्ट या फिर वाइडल टेस्ट, प्रोनाउंसिएशन वो है। तो काफ़ी लोग विडाल टेस्ट भी बोलते हैं, काफ़ी लोग वाइडल टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो टाइफाइड को अगर डिटेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट है, वाइडल टेस्ट। उसका जो एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट है, वो कौन है, साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद अगर मोड ऑफ ट्रांसपिरेशन की बात करें तो ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से जाता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। आपने कुछ खाया या आपने कुछ गंदा पानी पिया जो साफ़ नहीं था, जो हेल्दी नहीं था, उसकी वजह से आपको टाइफाइड हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पेन, क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन और सस्टेन्ड फीवर। सस्टेन्ड फीवर का मतलब होता है बार बार फीवर आना। टाइफाइड में आपको बार बार फीवर आएगा, बार बार आपको चिल्स होंगी, ठीक है, ठंड लगेगी, बार बार आपको फीवर आएगा।
उसके बाद इंटेस्टिनल परफ्यूरेशन, ठीक है। परफ्यूरेशन का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? परफ्यूरेशन यार देखो इस तरीके समझो, परफ्यूरेशन में ये क्या करते हैं, टाइफाइड के जो बैक्टीरिया होता है, टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी क्या करता है, फूड या वाटर के थ्रू हमारे अंदर गया और इंटेस्टाइन में जाके बैठ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके बैठ जाता है और फिर वहाँ पे होल्स करता है। परफ्यूरेशन मतलब छेद करना, छेदना, ठीक है, उनमें छेद करना स्टार्ट कर देता है, होल्स करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए इसमें इंटेस्टिनल परफोरेशन भी देखा जाता है। इसमें क्या देखा जाता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टाइफाइड। अब यार टाइफाइड से ना एक बहुत अच्छी चीज़ जुड़ी हुई है जो एनसीईआरटी में भी दे रखी है। एक लेडी थी मैरी मेलोन, मैरी मेलोन उनका नाम था, बट उनका नाम जो हम लोगों ने रख दिया था, मतलब एक जो पूरा एक टीम थी उन्होंने एक नाम रखा था इनका, जिस टाइम पे जो टीम चल रही थी जो भी, तो उन्होंने नाम रखा था इनका टाइफॉइड मैरी, ठीक है, टाइफॉइड मैरी इनका नाम क्यों पड़ा पता है? ये कुक थी, खाना बनाती थी लोगों के लिए और ये सर्व करती थी लोगों को। अब जो होटल था, रेस्टोरेंट था, जो भी था, या टिफ़िन लगा के, डिब्बा वाला हम जो कहते हैं, जो हमने पढ़ी थी बुक्स वगैरह 10th में, तो डिब्बा वाला करके थी, मुंबई के जो होते हैं, ठीक है। तो वैसे कुछ थी ये क्या करती थी, इनके अंदर सिम्टम्स नहीं आते टाइफाइड के, इनके अंदर जो सिम्टम्स नहीं आते थे टाइफाइड के, बट इनकी जो फीकल मैटर था उसमें इसके कीटाणु होते थे। अब ये ना थोड़ी अनहाइजीनिक थी, ये अपने हाथों को वॉश नहीं करती थी, बहुत ही गंदी थी ये। तो इसकी वजह से इनको क्या हुआ कि जब ये खाना बनाने जाती थी तो सारे बैक्टीरियाज जो इनके हाथों में या इनके नेल्स में लगे हुए होते हैं वो उसमें ट्रांसमिट हो जाते थे, एंड फिर जो खाना वो लोग खाते थे उनकी वजह से उनको भी टाइफाइड हो जाता था, ठीक है। इसकी वजह से 21 से 25 लोगों की डेथ हुई थी उस टाइम पर, पहले 21 से 25 लोगों की डेथ हुई। फिर इनको पुलिस ने पकड़ लिया था, इनको अरेस्ट कर लिया गया कि आप या तो अपने फूड को जो भी आप करती हो, खाना बनाना, कुकिंग, इसको छोड़ना होगा या तो आपको, या फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको जेल में रखेंगे। तो इसने बोला कि ठीक है मैं अब कुकिंग नहीं करूँगी, बट ये नहीं मानी, इन्होंने फिर दोबारा कुकिंग की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि ये ठंडा खाना ज़्यादा बनाती थी, मतलब कि आइसक्रीम्स वगैरह ज़्यादा बनाती थी, जिसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी नहीं मरता है। अगर कोई गर्म खाना बनाएंगे तो उसको गर्म करेंगे हम लोग, तो उसमें फिर भी एक बार कुछ चांसेस होते हैं कि वो मर जाएगा बैक्टीरिया, बट ठंडे खाने में वो बिल्कुल नहीं मरने वाला, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था, काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी मैरी जी की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइफाइड के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करें यार कॉलरा की, कॉलरा एक ऐसे एरिया में होता है ना, मोस्टली ऐसे एरियाज़ में फैलता है कॉलरा जहाँ पर बाढ़ आई होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा गंदा पानी, कंटामिनेटेड वाटर, बहुत सारा गंदा पानी एक साथ इकट्ठा हो जाता है। ये भी एक तरीके की फूड और वाटर से स्प्रेड होने वाली बीमारी है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होने वाली बीमारी है। अगर इसका हम एजेंट पता करें तो यार विब्रियो कॉलरा होता है, ठीक है। विब्रियो मैंने उस दिन पढ़ाया था, विब्रियो कॉमा शेप होते हैं, है ना, तो उस तरीके के बैक्टीरियाज मिलते हैं इसमें, विब्रियो बैक्टीरिया मिलते हैं, विब्रियो मतलब कॉमा शेप बैक्टीरियाज मिलते हैं, ठीक है। हमने मोड ऑफ ट्रांसपिरेशन पढ़ा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है, ठीक। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इनको डायरिया हो जाता है, डायरिया भी कुछ अलग तरीके का होता है। इसमें वाइट राइस कलर का, वाइट राइस जो होता है ना उसके पानी जैसा कलर आना स्टार्ट हो जाता है डायरिया में, ठीक है, अगर आपको कॉलेरा है तो, और वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में आपको डिहाइड्रेशन होगी ही होगी, अगर आपको डायरिया हो रहा है, ठीक, उसके बाद में आपको वॉमिटिंग भी हो रही है तो आपको डिहाइड्रेशन भी होगी। डिहाइड्रेशन की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ भी हो जाती है। एक पर्टिकुलर रीज़न जो कॉलेरा में डेथ होने का होता है वो होता है हमारा डिहाइड्रेशन। इसलिए हम लोग ORS की बोतल देते हैं, नमक पानी का घोल, ठीक है। इसको हम घर पर भी बना सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर्स के पास जाना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, वो किस लिए बैठे हैं, बट घर पर भी बना सकते हैं इसको हम। ORS की बोतल्स जो आती हैं, ठीक है, जो हम लोग चढ़ती हैं डायरिया या फिर वॉमिटिंग के टाइम पे, अगर ज़्यादा डायरिया मतलब हो रहा है या फिर ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, तो हम लोगों को ये इस्तेमाल में लेनी पड़ती है, क्योंकि उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अगर हम नहीं लेंगे तो उसमें हमारी डेथ भी हो सकती है। राम राम सत्य है। उसके बाद पढ़ते हैं निमोनिया। निमोनिया को हम डबल निमोनिया भी कहते हैं। निमोनिया एक लंग्स से रिलेटेड डिसीज़ है पूरी, ठीक है, लंग्स से रिलेटेड डिसीज़ है हमारी पूरी निमोनिया, ठीक। अब निमोनिया में क्या होता है, अगर एक लंग में है
तो इसको निमोनिया बोलेंगे। डबल निमोनिया भी कह सकते हैं अगर ये दोनों लंग्स को इन्फेक्ट कर चुका है तो, ठीक है, इसको हम डबल निमोनिया भी बोल सकते हैं अगर ये दोनों लंग्स को इन्फेक्ट कर चुका है। उसके बाद इसका जो कॉजेटिव एजेंट अगर हम बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। कॉजेटिव एजेंट कौन सा है इसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपिरेशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से नहीं होता। मैंने कफिंग की, हवा में ड्रॉपलेट्स गए, कोई पर्सन आया, उसने इनहेल किए और फिर उसके बाद में उसको भी निमोनिया हो गया। तो ये गिफ्टेड है, ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, ह्यूमन गिफ्टेड होता है ये, ठीक है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। दूसरा, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं चिल्स, फीवर और एल्वोलाई फिल्ड विद फ्लूइड। इसमें क्या होता है यार, ये सबसे ज़्यादा ना अटैक करता है ना वो एल्वोलाई पे करता है, उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, मतलब फ्लूइड भर जाता है पूरे एल्वोलाई में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अब अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये डेफिनेटली की बात है, ये भी आपने देख रहा होगा, कभी आप यहाँ पे रबर बैंड बांधते हो, अगर बचपन में बहुत किया ये चीज़, मैंने भी किया, आप लोगों ने भी की होगी। यहाँ पर रबर बैंड बांध लेना, ठीक है, फिंगर पे रबर बैंड बांध लेना, फिर चेक करना कि यार देखो ये रेड, ये पर्पल होती जा रही है, या यहाँ पे रबर बैंड बांध ली तो देखते हैं कि हाथ पर्पल होता जा रहा है। वो किस लिए हो रहा है पर्पल, या ग्रेइश तो बहुत कम होता है बट पर्पल हो जाता है। क्यों होता है पर्पल? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जाना बंद हो जाती है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जाना बंद हो जाती है, इस वजह से उसको हम वो पर्पल कलर में दिखाई देने लगता है। ऐसा ही निमोनिया में होता है, जब एल्वोलाई में फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा ना, फ्लूइड भर जाएगा पूरे में, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो लिप्स हैं या फिर नेल्स हैं, है ना, जितने भी पिंकिश एरियाज़ हैं, लिप्स वगैरह हो गए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहीं पर दिखाई देता है। बॉडी ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाएगा बॉडी में आपकी में, बट इफेक्ट जो दिखाई देगा वो नेल्स हो गए, लिप्स हो गए, पैरों के नाखून हो गए, है ना, पैर के नेल्स हो गए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखता है, क्योंकि वो ग्रेइश कलर के हो जाएंगे या फिर पर्पल कलर के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निमोनिया। अब निमोनिया और टाइफाइड तो हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इससे तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी है, आप लोगों की रामायण, ठीक है, नीट वालों के लिए, तो इसको तो पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक। उसके बाद आता है ट्यूबरक्लोसिस। अब देख, ट्यूबरक्लोसिस का ना एक टेस्ट है, जैसे इसमें वाइडल टेस्ट था ना, इसमें मंटुक्स टेस्ट है। मंटुक्स नाम थोड़ा अजीब है बट मंटुक्स टेस्ट आएगा, ठीक है। इसमें वाइडल टेस्ट है टाइफी में, और इसमें मंटुक्स टेस्ट है। इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो इसका एजेंट है, जो पॉजिटिव एजेंट है जो फैलाता है इसको, है ना, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और जो इसका रीज़न है, मतलब मोड ऑफ ट्रांसपिरेशन है, वो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की मदद से ही फैलता है। उसके बाद अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, ठीक, तो उसमें क्या है, फीवर आएगा आपको, कफिंग होगी आपको बहुत ज़्यादा, ब्लड कंटेन स्प्यूटम का मतलब है जो बलगम आएगा आपके, जो कफ आएगा आपको खांसते वक्त, या फिर कफिंग जो होगी उसकी में जो बलगम आता है उसमें ब्लड कंटेंट होगा, ठीक है, ब्लड होगा उसमें थोड़ा, हम ये नहीं कि भरा हुआ ब्लड होगा, थोड़ा बहुत ब्लड उसमें होता है, ठीक है। फिर पेन इन चेस्ट पेन होता है, और लॉस ऑफ वेट का जो लॉस होना वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब महसूस, हम वो चीज़ देख सकते हैं, सिम्टम्स होते हैं, लॉस ऑफ वेट, वजन कम होना, पेन चेस्ट, ठीक है, बलगम में ब्लड आना, है ना, तो ब्लड कंटेन स्प्यूटम हो जाएगा वो। फिर फीवर आना, कफिंग होना, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, ट्यूबरक्लोसिस के, है ना। और ट्यूबरक्लोसिस मेरे भाई बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस के हमने बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेशली, तो वहाँ बाहर की तरफ जो भी कुछ होर्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं, तो उनमें लिखा भी होता है डॉट्स का मतलब क्या है, एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको पता है तो, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए बहुत बड़ी वार्निंग होती है, ये डॉट्स, DOTS, डॉट्स, ये बहुत बड़ी वार्निंग होती है, एक प्रिकॉशन है ये डॉट्स, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो ज़रूर बताना, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इस चीज़ को, वरना फिर मैं अगली वीडियो में बता ही दूंगा। उसके बाद आता है हमारा टिटनेस में बहुत अच्छा फैक्ट बताऊंगा मैं आपको। टिटनेस, इसको हम लॉक जॉ डिसीज़ भी बोलते हैं, लॉक जॉ डिसीज़ भी कहते हैं। अब यार देखो, टिटनेस में आप लोगों ने सुना होगा टिटनेस का इंजेक्शन लगवा ली, वरना जंग खाए कील घुसी है, टिटनेस फैल जाएगा,
है ना। आपने सुना होगा कि देख इस रस्टिंग आयरन से तेरा हाथ कटा है, तू अपना वो इन टिटनेस का इंजेक्शन लगवा ले वरना तेरी डेथ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, कुछ भी नहीं होता। ये सब नाना बाबा वाली कहानियाँ हैं, ठीक है, इन पर बिलीव नहीं करना। टिटनेस लॉक जो डिसीज़ बोलते हैं, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है वूंड्स एंड कट्स। वूंड्स एंड कट्स कैसे है? अब आप कहोगे कि यार इसमें वूंड्स एंड कट्स आ रहा है तो ये तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि अगर कट गया हमारा हाथ तो फिर वो रस्टिंग आयरन से कट जाएगा ना, और फिर हम लोगों को टिटनेस हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ रस्टिंग आयरन से ही कटेगा या इसीलिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। ये जो बैक्टीरिया होता है ना वो कैटल्स में पाया जाता है, कैटल्स में, है ना। और वो क्या होता है, फीकल मैटर जब उनका निकलता है ना, फीकल मैटर जब वो इकट्ठा किसी जगह पे वो करते हैं तो जब वो सूख जाता है तो कुछ स्पोर्स उड़ते हैं। स्पोर्स के साथ साथ ये बैक्टीरिया भी उड़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। बैक्टीरिया भी उड़ता है, कुछ स्पोर्स भी उड़ते हैं उसके फीकल मैटर के। वो क्या करते हैं, उनको अब मौका चाहिए कि हम कहीं भी घुसें ह्यूमन बॉडी में, हम कहीं भी ह्यूमन बॉडी में घुसें। अब वो कट ढूंढता है बस, केवल वो रस्टिंग, वो ये नहीं देखता, यहाँ पे लिखा नहीं है कि रस्टिंग आयरन से कटा हुआ निशान है ना, यहाँ पे लिखा नहीं होगा। अगर मेरे कट लग जाता है, अगर मैं ऐसे करके कट लगाता हूँ तो ये लिखा नहीं है ये रस्टिंग आयरन से कटा हुआ निशान है। ये कटा हुआ निशान है बस, एक ये कटा हुआ निशान है बस। कट्स एंड वूंड्स, ये कट्स एंड वूंड्स के अंदर थ्रू अंदर जाते हैं। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यार रस्टिंग आयरन से कटा हुआ निशान है तभी अंदर जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद स्टिफ नेक, जॉ स्पैज़म, ठीक है। स्पैज़म का मतलब क्या होता है, अकड़न। स्पैज़म का मतलब है अकड़न, तो हमारा जॉ जो है वो अकड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चेस्ट स्पैज़म, चेस्ट अकड़ जाता है पूरा, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं टिटनेस के, और टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए जब भी हम लोगों को कट लगता है। एक पहले कहानी चली थी कि अगर आप लोग रोड पे गिर जाते हो तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घोड़ा चलता है, उसके नीचे के जो तलवे में वो लगता है ना, नाल लगाते हैं, तो वो नाल चलते चलते घिस जाती है, उस पर रस्टिंग हो जाती है, तो वो चलता है वहाँ पे, तो उसकी वजह से हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप गिरते हो, आपको कट लगता है, कहीं भी कट लगता है, रोड पे, हवा में, आसमान में, एरोप्लेन में, गाड़ी में, पानी में, कहीं भी कुछ भी कट लगता है तो आपको वो कट के थ्रू ही अंदर जाएगा। रस्टिंग आयरन से लगे या किसी से भी लगे वो कट के थ्रू ही अंदर जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ एक मिथ है कि हम लोगों को रस्टिंग आयरन के थ्रू टिटनेस होता है, क्योंकि ये इंडिया है, मिथ पे ही दुनिया चलती है हमारे यहाँ। उसके बाद अगला हम पढ़ें अगर तो हमारा आता है प्लाग। बहुत भयंकर डिसीज़ है, हमारी नहीं है, ये चूहों की देन है, गणपति बप्पा की, लेकिन ये बहुत भयंकर देन है। प्लाग आता है, उसके बाद आता है ये, इसको जो हम बोलेंगे एक डिसीज़ का नाम, जैसे हम लोग काफ़ी सारी डिसीज़ होती हैं ना तो उनके दूसरे नाम रख देते हैं, तो इसका भी दूसरा नाम रख दिया है ब्लैक डेथ। इसका ब्लैक डेथ इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि एक टाइम पे इसने यूरोप की ऐसी तैसी कर दी थी, यूरोप को पूरी तरह से मतलब बर्बाद कर दिया था, जैसे अभी कोरोना ने पूरे देश को किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसने भी एक टाइम पे आके बर्बाद कर दिया था। ये रोडेंट डिसीज़ है, ना कि ह्यूमन डिसीज़ है, बट ये ह्यूमन में समहाउ कैसे भी आ गई है, ठीक है। ये रैट्स के अंदर पाई जाती है ज़्यादातर। ये फ्ली होती है, एक फ्ली के थ्रू फैलती है ये, ठीक है। प्रेस्ट्यूला पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन रैट फ्ली, ये फ्ली है, और जो ये फ्ली जिससे फैलती है वो रैट फ्ली होते हैं। ये फ्लीज़ ना रैट के ऊपर बैठ जाती हैं, ठीक है। ये फ्लीज़ रैट्स के ऊपर बैठ जाती हैं और फिर उससे क्या होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस भी कह सकते हैं यार कि बहुत सारे चूहे अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी डेथ के लिए हो सकता है नेचर ने उनके लिए ऊपर फ्ली बिठाई हो कि काफ़ी सारे रैट्स हो जाएंगे तो उनको मारने के लिए बिठा दिए, ठीक है। अब इनमें एक फैक्ट भी है, ये उन ह्यूमंस में फैलती हैं जो ज़मीन पर सोते हैं। ज़मीन में अगर आप सो रहे हो तो आपको रैट फ्ली हो सकती है, प्लाग हो सकता है, बट अगर आप ऊंचे बेड पर सो रहे हो या फिर किसी चारपाई वगैरह बोलते हैं उन पे सो रहे हो तो वहाँ पर आपको फ्ली से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये इतना ऊंचा जंप नहीं कर पाती हैं। जंप करती हैं, ये जंप करने के बाद ही ये एक पर्सन दूसरे पर्सन पे जाती हैं, बट इतना ऊंचा जंप नहीं कर पाती हैं ये, ठीक है। तो रैट फ्ली इन यूरोप में भी यही हुआ था कि काफ़ी सारे चूहे जिस जगह पे, अगर कहीं भी आप नोटिस करते हो बहुत सारे चूहे अगर एक साथ में उनकी डेथ होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे प्लाग के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं और दिख सकते हैं किसी ना किसी पर्सन में,
ठीक है। तो ये डेंजरस है, कभी भी अगर रैट किल होता है तो प्लीज़ उसको तुरंत बाहर छोड़ के आएँ, अपने घर में सजा के ना रखें उसको, ठीक है। अब इसमें जो ट्रीटमेंट है ना वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ट्रीटमेंट इतना ईजी नहीं है। इनको हम फिर भी रिकवर कर सकते हैं, बट इसको हम इतना ईजिली रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, रैट फ्लीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, और दूसरा इसमें सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं वूफिंग कफ एंड काली खांसी, वूफिंग कफ एंड काली खांसी। तो ये हमने पढ़ी है अपनी सारी बैक्टीरियल डिसीजेस। अब हम अभी तक हमने बैक्टीरियल पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, सिम्टम्स के साथ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के साथ। अब चाहो तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा, दो जितनी भी बैक्टीरियल डिसीजेज होती हैं, डिसीजेस क्या है कि अगर कोई फंक्शन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो वो बैक्टीरियल डिसीज़ हो जाएगी, ठीक है। डिसीजेज दो तरीके की होती हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो जल्दी फैल जाती है, नॉन इन्फेक्शियस जो नहीं फैलती है, जैसे कि कैंसर। इसमें बैक्टीरियल डिसीज में कौन सी बीमारी आती है, टाइफाइड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, टिटनेस एंड प्लाग, ठीक है। अगर टाइफाइड की बात करें, साल्मोनेला टाइफी से होती है। इसके सिम्टम्स पेन, क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, सस्टेन्ड फीवर बार बार आना। फिर अगर हम कॉलेरा की बात करें तो कॉलेरा में विब्रियो कॉलेरा हो गया, ठीक है। इसमें कॉमा शेप बैक्टीरिया पाया जाता है इस वाली डिसीज़ में। उसमें कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये भी स्प्रेड होता है, ये भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होती है। डायरिया, वॉमिटिंग, या फिर इसमें डिहाइड्रेशन अगर हो जाती है तो डेथ भी हो सकती है। ORS की बोतल दी जाती है, ठीक है, पेशेंट को। और ट्यूबरक्लोसिस, उसके बाद निमोनिया। पहले निमोनिया में क्या है कि यार सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसमें एल्वुलाई जो होता है उसमें फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मैंने कफिंग किया, मुझे निमोनिया था, मैंने कफिंग किया, कोई एक दूसरा पर्सन इस रूम में आया, उसने इनहेल किया उन बैक्टीरियाज को एंड उसको भी निमोनिया हो गया है, ठीक है। चिल्स, फीवर्स, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद हम आते हैं ट्यूबरक्लोसिस पे। ट्यूबरक्लोसिस TB होती है, जो कि काफ़ी डेंजरस है और काफ़ी ज़्यादा WHO काफ़ी ज़्यादा इसके लिए प्रिकॉशंस प्रोवाइड करवाता है, काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट करता है, इसके प्रमोशंस, इसको प्रिकॉशंस को, ठीक है। ये मैंने बोला कि डॉट्स का मतलब ज़रूर बताना मुझे, अगर पता है तो, और नहीं पता है तो गूगल करके देखना, नॉलेज ही बढ़ेगी आपकी, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है इसमें। फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इसमें भी इसके जो सिम्टम्स हैं वो है फीवर, कफ, ब्लड कंटेनिंग स्प्यूटम, स्प्यूटम मतलब बलगम, जिसमें ब्लड आना होता है, ठीक है, ब्लड आ रहा होता है। तो पेन इन चेस्ट, लॉस ऑफ वेट, ये सारे हमारे सिम्टम्स हो गए ट्यूबरक्लोसिस के। निमोनिया के ऊपर वाले हमने पढ़ ही लिए, ट्यूबरक्लोसिस के हमने TB के पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टिटनेस, लॉक जॉ डिसीज़। टिटनेस मैंने बताया अभी, वो दादी वाली कहानी कि रस्टिंग आयरन से कट जाएगा तो आपको टिटनेस हो सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ से अगर आपको कटता है, किसी भी चीज़ से, ब्लेड से, जो 14 फेब आने वाली है, जो ऐसे करते हैं ना, उनके लिए भी ये हो सकता है, चाहे वो किसी से भी कट करें तो उससे भी ये बीमारी फैलती है। तो वूंड्स या कट अगर आप लगाते हैं किसी भी बॉडी पर, कहीं भी कलाई लग जाता है या घिस जाता है पैर आपका, उसके थ्रू वो अंदर जाते हैं। उसके बाद स्टिफ नेक, जॉ स्पैज़म, है ना, तो ये स्पैज़म मतलब अकड़न, है ना, आपकी नेक का जो है वो अकड़ जाएगा पूरी तरीके से। फिर आता है प्लेग, जो कि रोडेंट डिसीज़ है, रैट्स में ज़्यादातर पाई जाती है। प्रेस्टुला इसका कॉजेटिव एजेंट है। उसके बाद रेड फ्ली जो है वो एक फ्ली होती है जो उसके ऊपर बैठ जाती है रैट के ऊपर, जब रैट की डेथ हो जाती है तो वहाँ से उछल के दूसरे पर्सन में या दूसरे रैट्स में जाती है। अगर बहुत सारे रैट्स की एक पर्टिकुलर जगह पर डेथ हुई है, इसका मतलब वहाँ पर फ्लीज थी एंड उन लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। सावधान इंडिया, ठीक है। फिर आता है वूफिंग कफ, इसके सिम्टम्स हैं एंड काली खांसी। तो ये हमारी हो गई बैक्टीरियल डिसीजेस। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो फंजाई वगैरह आएगा तो उसकी भी डिसीज हम डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ, जैसे जैसे वो आएंगी वीडियोस तो उनके साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। अभी हमने पूरा बैक्टीरियल ख़त्म कर चुके हैं। जितना NCERT में दे रखा है, NCERT में सिर्फ ये 2 दे रखे हैं, बट एक्स्ट्रा नॉलेज में ये भी बता दिया है। और पेपर में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, बीमारी ये दे दी जाएगी आपको, या फिर 3 नाम फंजाई के दे दिए जाएंगे, वायरल डिसीज़ के दे दिए जाएंगे, एक नाम आपको दे दिया जाएगा टाइफाइड, उसमें बोलेगा कि बैक्टीरियल डिसीज़ कौन सी बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल डिसीज़ कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। फिर हो सकता है वो कह दे कि टाइफाइड है तो कौन सा इसका कॉजेटिव एजेंट है, साल्मोनेला टाइफी। वो कह दे कि टिटनेस है ना, या फिर वो कह दे कि वूफिंग कफ और काली खांसी किसकी वजह से होती है। तो आपको पता ही नहीं है कि वूफिंग कफ और काली खांसी किस वजह से होती है, तो टिक क्या लगाओगे उसमें, इसमें तो काम नहीं करेगा आपका, है ना। तो ये आपको याद करना अच्छे से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।